नमस्कार दोस्तों, मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों तो सीरीज पर अपन चर्चा करते आ रहे हैं। कुछ व्यस्त शेड्यूल है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है कि आप तक थोड़ा मिसिंग हो रहा है कि वीडियो नहीं पहुंच रहा है एक दो दिन से। कोशिश करते हैं कि हर समय आप तक वीडियो पहुंचाएं। आप एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है तो अपना मनोबल न खोएं। कई बच्चों की डिमांड है कि सर अब मॉडल पेपर कहाँ से पढ़े, तो भैया मॉडल पेपर के चक्कर में मत आओ, क्योंकि मॉडल पेपर में जो ऑप्शन आते हैं उसमें 50% मॉडल पेपर जो है उसमें ऑप्शन ही गलत होते हैं, इसलिए वहाँ न फंसें। आप तैयारी करते रहें। अपने जो सिलेबस की बुक्स है, NCERT RBC की जो बुक्स है, उन बुक्स से आप उनके जो अभ्यास प्रश्न है बनते हैं, उन पाठों से, उन लेसन से जितने भी प्रश्न बनते हैं, हमने बार बार आपके लिए सीरीज पहुँचाई है। तो इस तरह की सीरीज है, उनको आप ज़रूर पढ़ते रहें। बुक्स को पढ़ें, सिलेबस की बुक्स, गाइड के पर डिपेंड ना होकर के सिलेबस की बुक्स पढ़ें, वहाँ से प्रश्न उत्तर तैयार करें। इसके अलावा जो अभ्यास आप करना चाहते हो मॉडल पेपर से, तो वहाँ आपको बहुत अधिक मिसगाइड होने का चांस है, इसलिए उनमें न उलझें। मेरा तो यही मानना है, क्योंकि इससे ही आपको फ़ायदा होने वाला, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। तो मनोबल बनाए रखें, कॉन्फिडेंस में रहें, ओवर कॉन्फिडेंस ना हो। एग्ज़ाम नज़दीक है, जैसे अपन कहते हैं हड़बड़ाहट जिसको बोलते हैं, उसमें ना आए। बड़े ही शालीन तरीके से जिस तरह से पढ़ रहे हो पढ़ते रहें, साथ साथ में रिवीजन करते रहें, कोई इशू नहीं है। आराम से इजीली आपका पेपर बहुत शानदार होगा। और आपने यदि अपने दिमाग के अंदर हाइपर हो गए, टेंशन ले लिया, ओवर कॉन्फिडेंस हो गए, तो नुकसान कर सकता है। इसलिए ज़रूर आप जुड़े रहें हमारे साथ भी, हम भी कोशिश करें। एक दो दिन की व्यवस्था, 2-3 दिन की व्यवस्था और है, और 25 से हम फ्री हो जाएंगे। तो आपके लिए 4 दिन के लिए कोशिश कर रहे हैं, हम 4 मॉडल पेपर सेट बना रहे हैं और वो आप तक पहुंचाएंगे। तो ज़रूर देखें हमारा मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर करते रहिए भैया, अधिक से अधिक लोगों तक इसको फैलाएं। तो आज की सीरीज़ है पर्यावरण, ये समस्याएँ और उनका समाधान। पहला प्रश्न आज का होगा कि एक व्यक्ति के पर्यावरण में वह सब शामिल होता है जो उसके जन्म से मृत्यु तक उसको प्रभावित करता है मनुष्य को। यह कथन किसका है? तो इसमें जन्म से मृत्यु तक उसको प्रभावित करता है, ये लाइन आपको याद रखनी है। तो ये बोरिंग का, सीसी पाई सैंपल कोई नहीं, तो इसमें पहला ऑप्शन सही है। यह कथन बोरिंग का है। किसका है? बोरिंग का। पोल्यूशन, अंग्रेजी प्रदूषण का अंग्रेजी वर्ड क्या होता है? पोल्यूशन। और पोल्यूशन जो शब्द बना है वो किससे बना है? पोल्यूट से। और ये जो पोल्यूट्स है, ये शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो यह है लैटिन भाषा का। पोल्यूट शब्द किस भाषा से संबंध रखता है? लैटिन भाषा से। जल, वायु, जल, मृदा के भौतिक, रासायनिक व जैविक गुणों में होने वाला अवांछित परिवर्तन प्रदूषण है। क्या है? अवांछित परिवर्तन ही प्रदूषण है। यहाँ छूट गया वर्ड, प्रदूषण है, ठीक है। जो प्राकृतिक और सांस्कृतिक तत्वों को हानि पहुंचाता है, ये परिभाषा किसने दी है? तो इसमें इपियोडम, बोरिंग दोनों गलत, दोनों सही। तो परिभाषा है तो ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। किसी विद्वान की तो है, दोनों सही नहीं हो सकता। हाँ, हो सकता है इनमें से ऑप्शन आ जाए, लेकिन ऑप्शन तो इसमें मिलेगा। तो इपियोडम किसकी है? ये इपियोडम की। अगला है वायु प्रदूषण के स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? तो वायु प्रदूषण के स्रोत मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक तो प्राकृतिक स्रोत होते हैं, एक अप्राकृतिक स्रोत होते हैं। दोनों ऑप्शन सही है। प्राकृतिक में जैसे आंधी तेज चली और आसमान में धूल धुआं छा गया, प्राकृतिक स्रोत है। ज्वालामुखी के समय आसमान में धूल धुआं, राख के टुकड़े फैल गए, प्राकृतिक स्रोत है कि नहीं। और यदि उद्योग लगाया, उसकी चिमनी से निकला धुआं, उससे वायु प्रदूषण हुआ, अप्राकृतिक है, मानवीकृत है, ठीक है ना। 2 प्रकार है इसके। निम्न में से प्राकृतिक प्रदूषण का प्रकार नहीं है। तो प्राकृतिक, आंधी प्राकृतिक है, तूफान आता है प्राकृतिक है, जंगल दावानल, जंगल की आग को बोलते हैं, ठीक है ना, जंगल की आग। तो जंगल की आग भी प्राकृतिक है। औद्योगिक प्रदूषण ये नहीं है, इसमें ये प्राकृतिक नहीं है, ये मानवीकृत है या अप्राकृतिक कह सकते हैं इसको, ठीक है। 30 नवंबर 2015 को
किस देश ने पर्यावरण प्रदूषण के कारण रेड अलर्ट जारी कर दिया था? यानी 30 नवंबर 2015 को एक बड़ी समस्या आ गई थी अपने पड़ोसी देश में, और जिसने अपने देश के अंदर रेड अलर्ट जारी कर दिया। लोगों को ऑक्सीजन तक नहीं मिली, इतना प्रदूषण बढ़ा कि उनको ऑक्सीजन के सिलेंडर साथ में रखने पड़े थे। ठीक है, तो ये कौन सा देश था? तो उत्तर चीन, भारत, अमेरिका, इंग्लैंड। तो अपना पड़ोसी देश चीन में ये समस्या आई थी। ठीक है ना, तो उन्होंने रेड अलर्ट जारी कर दिया था कि भाई अपनी जिंदगी को बचाना है तो आपको प्रदूषण कम करना पड़ेगा। अगला प्रश्न, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के क्या क्या उपाय हैं? तो बिल्कुल, पहला वृक्षारोपण करना चाहिए। उससे क्या होता है? वृक्ष क्या करते हैं? CO2 की मात्रा को अपने प्रकाश संश्लेषण में काम में लेते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाते हैं। वाहन प्रदूषण पर नियंत्रण करना पड़ता है। ऐसे वाहन जो अधिक प्रदूषण करते हैं उन पर बैन लगाना पड़ता है, या उनमें जो दहन हो रहा है वो कम से कम हो, या उनमें जो काम आने वाला जो फ्यूल है इस प्रकार का हो जो प्रदूषण न फैलाए। ये भी सही है। औद्योगिक प्रदूषण पर भी नियंत्रण, ये भी सही है। तो सभी ऑप्शन सही है इसमें। ठीक है, केंद्र सरकार ने वन नीति घोषित की कब? केंद्र सरकार ने वन नीति घोषित की कब? 24 जून 2016, 24 जून 2017, 20 जून 2016 और 20 जून 2017। तो पहला ही ऑप्शन सही है, 24 जून 2016। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा हरित राजमार्ग नीति घोषित कब की गई? हरित राजमार्ग यानी राजमार्गों के बीच में जो डिवाइडर रखते हैं अपन, तो उसके बीच में वृक्षारोपण किया जाता है, या राजमार्ग के दोनों साइड में वृक्षारोपण किया जाता है ताकि ध्वनि प्रदूषण भी कम हो और वायु प्रदूषण भी कम हो। इसके लिए तो ये 2015 में घोषित की थी। कब? हरित राजमार्ग नीति 2015 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने घोषित की थी। भारत सरकार ने गाड़ियों के प्रदूषण रोकने के लिए BS4 फ्यूल शुरू किया था। BS4 फ्यूल यानी पहले BS3 फ्यूल काम में लिया जाता था। ठीक है, तो उसमें BS4 फ्यूल इसलिए शुरू किया गया था कि वो प्रदूषण इंजन कम से कम करे। इस फ्यूल का यूज करेगी गाड़ियां तो उसमें प्रदूषण कम होगा, यानी कार्बन का स्राव कम से कम होगा। तो ये 1 अप्रैल 2017 से लागू किया गया था। और 1 अप्रैल 2020 में सरकार ने क्या कर दिया? BS4 की जगह अब 5 कर दिया। ठीक है ना, तो 1 अप्रैल 2020 को BS5 फ्यूल है वो प्रारंभ कर दिया। निम्न में से जलजनित बीमारियां, यानी जल से कौन कौन सी बीमारियां हो जाती है? हैजा बिल्कुल जल से होता है, दूषित पानी पीने से। पीलिया बिल्कुल दूषित पानी के पीने से होते हैं। आंत्र रोग, डायरिया जिसको बोलते हैं, आंतों में घाव। ठीक है, तो ये भी इसी के कारण, जल के कारण ही होता है। तो सभी बिंदु सही है। ठीक है ना, सभी जलजनित बीमारियां हैं। भारत सरकार ने नमामि गंगे 300 प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया था? नमामि गंगे 300 यानी गंगा को साफ रखने के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया था। तो वो कब प्रारंभ किया? मोदी सरकार ने शुरू किया था अपने। तो ये 7 जुलाई 2016 को। कब शुरू किया गया? 7 जुलाई 2016 को। ध्वनि मापन की इकाई है। ध्वनि मापन की इकाई क्या है? तो किस में मापते हैं? डेसिबल, मिलीबार, केल्विन, एमीटर। तो इसमें ध्वनि के लिए डेसिबल है, वायुदाब के लिए मिलीबार है, तापमान के लिए केल्विन है। अत्यधिक मात्रा में जो तापमान होता है, जैसे सूर्य का टेम्परेचर कितना है तो उसको केल्विन में मापते हैं, बड़ी इकाई है टेम्परेचर की, तापमान की। ऐसे तो सेंटीग्रेड भी होता है, सेल्सियस भी होता है, फ़ारेनहाइट भी होता है, तो ये बड़ी इकाई है। ठीक है, और एमीटर विद्युत धारा से संबंधित रखता है। ठीक है, तो यहाँ ध्वनि वाला कौन सा? डेसिबल। कितने डेसिबल तक की इकाई प्रदूषण के अंतर्गत आती है? तो कितने डेसिबल की इकाई प्रदूषण के अंतर्गत आती है? इसका मतलब है 80 या 120 के बीच की जो ध्वनि की इकाई जो है वो प्रदूषण के अंतर्गत शामिल हो जाती है। और 80 से कम जो डेसिबल है वो असह्य होता है, लोगों के लिए कोई तरह का नुकसान वो नहीं पहुंचाता है। मृदा प्रदूषण से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है? मृदा प्रदूषण मृदा में अवांछित तत्वों के घुलने से मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है, या उसमें जो फसल प्रोडक्ट होता है वो कमज़ोर पड़ जाता है, या फसल होती नहीं है। जानवर जो घास का सेवन करते हैं, उस मृदा में जो ग्रोथ की गई घास उसका सेवन करते हैं तो वो भी नुकसान करती है। तो इसमें मनुष्य यदि उसका सेवन करता है, मृदा प्रदूषण में जो उपज होती है उसका सेवन करता है, तो मनुष्य में भी कई तरह की बीमारियां हो सकती है। कौन कौन सी? पेचिश, परवाहिका, हैजा, ये सभी ऑप्शन सही। सभी बीमारियां मृदा प्रदूषण से हो सकती है। अगला प्रश्न,
अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस है। अम्लीय वर्षा, तो अम्लीय वर्षा के लिए कौन कौन सी गैसें उत्तरदायी है? तो CO2 बिल्कुल सही है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 बिल्कुल सही है, नाइट्रिक ऑक्साइड बिल्कुल सही है NO, और कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी इसके लिए उत्तरदायी है। ठीक है, तो ये सारी गैसेज जो है किसके लिए उत्तरदायी है? अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी है। वातावरण में सर्वाधिक अम्लता का कारण क्या होता है? तो वातावरण में सबसे अधिक अम्लता किसके कारण होती है? वो है सल्फ्यूरिक अम्ल है। किसके कारण होती है? सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 इसका रासायनिक सूत्र है, इसके कारण होती है। ठीक है ना, H2SO4 किससे बनता है? सल्फर डाइऑक्साइड की जब क्रिया जल के साथ में होती है तब ये बनता है, ये भी मेमोराइज कर लेना। SO2 प्लस H2O दोनों की अभिक्रिया रासायनिक होती है तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है, H2SO4 बनता है। निम्न में से सल्फ्यूरिक अम्ल का उदाहरण है तो H2SO4 कौन सा है? H2SO4। अब इसमें थोड़ा सा लिखने में दिक्कत ये आई कि टाइपिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हुई, ये 2 यहाँ लिखना था लेकिन लिख नहीं पाए इसके, ये है H2SO4 इस रूप में। ठीक है, pH का मान तटस्थ होता है, यानी pH मान तटस्थ कौन सा होता है? किसी भी पदार्थ का pH मान, जैसे जल का pH मान तटस्थ कौन सा कहलाएगा? तटस्थ उदासीन कौन सा कहलाएगा? तटस्थ कह दो चाहे उदासीन कह दो, ठीक है ना। तो ये pH मान 7 होता है जो उदासीन होता है, तटस्थ होता है। और pH मान 7 से यदि कम है, इससे कम है तो अम्लता बढ़ जाती है पदार्थ की, और इससे pH मान 7 से यदि प्लस है तब क्षारीय हो जाता है। तब क्या हो जाता है? क्षारीय हो जाता है। और pH मान से कम है, 7 से कम pH मान है किसी पदार्थ का तो वो अम्लीय हो जाता है। अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है? अम्लीय वर्षा में pH मान जल का होता है 5 से 2.5 के बीच में। 7 उदासीन है, 5 से नीचे जाए अब तो अम्लीय वर्षा का pH मान ये रहता है 5 से 2.5 के बीच में। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के अभी 20 प्रश्न इस पार्ट से बने पाए हम, और भी कोशिश कर रहे हैं कि जैसे जैसे समय मिल रहा है आपके लिए प्रश्नोत्तर चीज़ें आ रही है तो ज़रूर पढ़ें। हमारे मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें, जितना हम लाभ दे पाते हैं उतना भैया आप हमारा जो फ़ायदा है वो लें। ठीक है, बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि कुछ काफ़ी ज़्यादा व्यस्त आने के कारण थोड़ा सा हम डिस्टर्ब है, घर में शादी का जो प्रोग्राम उसके कारण, तो उसके लिए हमें खेद है। फिर भी आप हमें से जुड़ें, पढ़ें हमारे साथ में, जितना हम हेल्प कर सकते हैं आपके लिए करेंगे। तो आप देखते रहें हमारा मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।